Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 3 सितंबर 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ना वो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ऑस्ट्रिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, किंग कोबरा एक लौता स्नेक है जो कि अपने घोंसले को खुद बनाता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, व्हाई डज इट मेक इट्स नेस्ट, क्यों बनाता है ये आपने बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोलता है क्योंकि यहाँ पर ये स्नेक ईटर है, यानी किंग कोबरा दूसरे सांपों को खाने का काम करता है, इस वजह से यहाँ पर इसका जो घोंसला है वो दूसरे सांपों को अट्रैक्ट करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो किंग कोबरा है ये एक विविपेरस स्नेक है और ज़रूरत होती है इसको एक घोंसले की ताकि अपने बच्चे को वहाँ पे उसमें जन्म दे सके। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है ये जो है किंग कोबरा ये ओविपेरस स्नेक है और अपने अंडे उस घोंसलों में देता है और उस घोंसलों की सुरक्षा करता है जब तक उन अंडों से दूसरे सांप बाहर नहीं आ जाते। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है ये जो किंग कोबरा है साइज़ में काफ़ी बड़ा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सर्दियों का सीज़न होता है उसमें सोने के लिए, उस समय पर सोने के लिए इस घोंसले की ज़रूरत पड़ती है इन सांपों को। तो बताओ चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार आदित्य L1 के बारे में डिस्कशन किया। मैं आपको बता दूं लास्ट संडे था, उसी संडे के दिन हमने आदित्य L1 के बारे में डिस्कशन करते हुए उसका थंबनेल भी लगाया था। आज फिर से आज हमारा दूसरा संडे आ रहा है जिस संडे में हम लोग आदित्य L1 के बारे में बात करेंगे। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आदित्य L1 को इसरो के थ्रू लॉन्च कर दिया गया है कल के दिन। अब ये सक्सेसफुली हमारे सूर्य के पास में जाएगा। सूर्य के पास ऐसा नहीं है बिल्कुल पास में जाने वाला है, नहीं, पृथ्वी और सूर्य का जितनी दूरी है, जितना डिस्टेंस है, उसका 1% डिस्टेंस तक वो पहुंचेगा और वहां पे पहुंचने के बाद में सूर्य की स्टडी करेगा, सन की ढेर सारी स्टडीज़ करेगा और बहुत सारी स्टडीज़ के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी, क्या क्या स्टडीज़ की जाएंगी, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में आपने थंबनेल के अंदर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी देखा होगा और वो बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट है। इवन यहाँ पर नासा ने इसके बारे में मेंशन कर रखा है कि सूरज इतने बड़े साइज़ का है कि उसके अंदर 13 लाख जो पृथ्वियाँ हैं वो समा सकती हैं। अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट रहस्य होने वाले हैं ना, इन सब चीज़ों का इसरो पता लगाने वाला है। प्लस सन के बारे में और भी ढेर सारा फैक्चुअल डेटा आज मैंने इसरो के थ्रू कलेक्ट किया है, दूसरा space.com के थ्रू कलेक्ट किया है। वो इन्फॉर्मेशन हम आपस में डिस्कस करेंगे और भी ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन सन को लेकर जो कि आपको पहले नहीं पता होगी वो आज आपको पता चलने वाली है। अब ये डेटा मैंने इसरो के थ्रू क्यों लिया है दोस्तों, आपको पता होगा सूर्य को लेकर जो मिशन है वो ऑलरेडी कुछ स्पेस एजेंसियां भेज चुकी हैं। नासा ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य की स्टडी कर चुका है, एक सैटेलाइट वहाँ पे पहुँचा चुका है, तो उन्होंने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गैदर कर रखी है। अभी भारत का यहाँ पर ये जो मिशन है इसको नाम दिया गया है आदित्य L1, क्योंकि हम लोग सूर्य को आदित्य के नाम से भी जानते हैं, तो आदित्य L1 का नाम दिया गया। L1 क्यों बोला गया है, तो L1 बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उस पॉइंट पर जाकर हमारा सैटेलाइट क्या करेगा, सूर्य की स्टडी करेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि L1 पॉइंट ही क्यों। L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि उस रीजन में जैसे मैंने बोला कोई भी ग्रहण नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं कोई जो परेशानी होती है वो नहीं आने वाली, कुछ भी परेशानी नहीं आने वाली। वो लगातार कंटिन्यूअसली क्या करेगा, सूर्य की तरफ फोकस करके स्टडीज़ करता चले जाएगा।
तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो 59th फ्लाइट है पीएसएलवी की, पीएसएलवी दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो रॉकेट आप देख पा रहे हो यही है पीएसएलवी, जिसके माध्यम से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। तो कल हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा के अंदर में, वहाँ से सुबह 11:50 पर इसको लॉन्च किया गया। 63 मिनट्स बाद क्या होता है ये कह सकते हो कि सेपरेट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है रॉकेट जो है इनमें सेपरेशन से स्टार्ट होते हैं, बूस्टर्स लगे होते हैं, बूस्टर्स अलग होंगे, फिर धीरे धीरे इसके जो बाकी स्टेजेस हैं वो अलग होंगे, बाद में ऊपर का हिस्सा रह जाता है जिसमें सैटेलाइट को रखा गया है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर वो क्या करेगा, ये जो रॉकेट है ये हमारे सैटेलाइट को ऊपर ऑर्बिट के ऊपर छोड़ देगा, फिर वो सैटेलाइट का मेन काम होगा स्पेस के अंदर में जाना। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आदित्य L1 लगभग कितना बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर का, 1.5 मिलियन किलोमीटर लगभग 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर जाने वाला है वो, तब जाके मतलब सन के ऊपर फोकस करके स्टडीज़ करेगा। और जैसा मैंने आपको बोला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जितना गैप है, जितना डिस्टेंस है ना, जो करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसका केवल और केवल 1% डिस्टेंस यहाँ पे आदित्य L1 कवर करेगा। अब दोस्तों वैसे तो आपको आदित्य L1 के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ में सन के बारे में बताता हूँ। जो सूरज है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, जैसे मैंने अभी थंबनेल में मेंशन किया, इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियाँ समा जाएँ। और ये इतना गर्म है कि 1 लाख करोड़ जो परमाणु बम का विस्फोट होता है ना, जो उसमें से जो एनर्जी निकलती है, उतनी एनर्जी यहाँ पर कह सकते हो सूरज के सामने फीकी पड़ जाएगी। इतनी एनर्जी जो पूरे पृथ्वी को तबाह कर सके, इतनी एनर्जी भी सूरज के सामने फीकी पड़ने वाली है। प्लस नासा के थ्रू ये भी मेंशन किया गया है सूरज कितने साल का हो चुका है, तो लगभग 460 करोड़ 460 करोड़ साल का हो चुका है। और इसके अगले 1000 करोड़ साल तक यहाँ पर इसकी बने रहने की संभावना है। बने रहने की संभावना मतलब आगे यहाँ पर ये ख़त्म हो सकता है। हाँ, इसको लेकर भी कुछ डिटेलिंग्स हमारे पास में हैं। अब नासा के वेबसाइट पर जाकर आप लोग जब सन के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि सूर्य और धरती ये दोनों ना एक साथ जन्मे थे, यानी एक साथ इन दोनों का जन्म हुआ था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सूर्य पहले जन्मा उसके बाद यहाँ पर पृथ्वी जन्मी, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ बने। अब जैसा मैंने बोला कि सूर्य 450 करोड़ साल का हो चुका है, तो करीब 450 करोड़ साल पहले हमारे ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल होते थे। गैस और धूल के सारे बादल रहा करते थे, और इन जो धूल के बादल हैं इनसे दूर एक तारा हुआ करता था। अब होता क्या है कि ऊर्जा यानी वो जो एनर्जी होती है, एनर्जी कम होने की वजह से वो जो तारा था उसके अंदर एक भयानक विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट से भयानक गर्मी और दबाव पैदा हुआ। इससे ये धूल के जो छोटे छोटे कण थे ये बड़े बड़े उल्का पिंड में बदल गए, बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स बन गए। वहीं पर आप देखोगे तो बादलों में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो प्रेजेंट था उसके अंदर क्या होता है, ग्रेविटी का निर्माण होता है, यानी ग्रेविटी बनकर आती है। अब इस ग्रेविटी की वजह से, ध्यान से सुनना, इस ग्रेविटी की वजह से जो हाइड्रोजन के छोटे छोटे कण थे ना, ये एक जगह जमा होने लगे, और जब एक साथ जमा होने लगे तो यहाँ पर एक भयानक विस्फोट हुआ, और उस भयानक विस्फोट होने के बाद में ये जो सूर्य है वो बनकर आता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के कारण जो बाकी सारे एस्टेरॉइड हैं आपको देखने को मिलेंगे, वो सब इसके चक्कर लगाते हैं, और उस ग्रेविटी की वजह से आसपास के जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो चट्टान थे, एस्टेरॉइड्स, वो सब इसके चक्कर लगाने लगे, और इनके आपस में टकराने से ही हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं इनका निर्माण होता है। तो नासा के थ्रू बताया गया है कि हमारा पृथ्वी और साथ ही साथ में सूर्य, इनका जो जन्म है लगभग एक साथ ही बताया जा रहा है। तो आप नासा की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में चेकआउट भी कर सकते हो। साइज़ में ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा जो सौर मंडल आप देखोगे, इस पूरे सौर मंडल का 99.8% जो हिस्सा है वो केवल अकेला ही सूर्य है। 99.8% मैटर अकेला सूर्य में ही होता है, बाकी जो बचा 0.2% वो सारे ग्रह के अंदर में वो मैटर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये साइज़ में वाकई में कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो सूर्य में इतना ज़्यादा वज़न है, इतना ज़्यादा मास की वजह से जो सूर्य सोलर सिस्टम में बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी बाकी सारे ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, इनको ग्रेविटी के जरिए अपनी ओर खींचता रहता है, इनको अपनी ओर खींच कर रखता है, और ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो कह सकते हो कि अगर सूर्य में ये
जो ग्रेविटी है जिसको हम लोग हिंदी में शायद गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, अगर ये ना हो तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे जितने भी प्लैनेट हैं, चांद है, एस्टेरॉइड है, धूमकेतु है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कह सकते हो हट कर इधर उधर सिस्टम में पता नहीं कहाँ चली जाएंगी, सोलर सिस्टम में हटकर डीप स्पेस में कहीं गुम हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारा सन है उसने इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि सूर्य में से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती कैसे, इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा आग। तो उसके पीछे का रीज़न है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से बनकर ये सूर्य बना हुआ है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो सूर्य 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको कई बार जब फ्यूजन फिशन पढ़ाया तो याद होगा, उस समय पर मैंने सारा का सारा डिस्कशन किया हुआ है। तो हमारा जो सन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। 91% तो इसमें हाइड्रोजन है और 8.9% हीलियम है और 0.1% बाकी सारे हैवियर एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हैवियर एलिमेंट्स में क्या हो सकता है, हैवियर एलिमेंट्स में बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ठीक है, मैग्नीशियम, नियॉन, आयरन, सल्फर, ये सारी चीज़ें आपको 0.1% में देखने को मिलेगी। लेकिन 91% हाइड्रोजन है और 8.9% हीलियम, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब ये हीलियम बनता कैसे सूर्य के अंदर में? देखो, सूर्य के अंदर में जो बिल्कुल इसका कोर वाला हिस्सा जो होता है ना, जहाँ बहुत ही ज़्यादा आग होती है, तो उसके अंदर वाले हिस्से में जो ग्रेविटी है वो थोड़ी ज़्यादा है और उस ग्रेविटी के ज़्यादा होने के कारण आप देख पाओगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं वो आपस में मिलकर हीलियम को बनाते हैं। ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, सबको वो खींच कर रखता है, तो इसी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मिल जाते हैं। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को मिलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो मिल जाता है, मिलने के बाद में जिससे कि हीलियम बनता है। समझ गए? अच्छा, आपको पता है टेम्परेचर कितना होता है? सूर्य का जो कोर वाला रीजन होता है, बिल्कुल मेन अंदर अंदरूनी हिस्सा जो सबसे ज़्यादा गर्म है, वहाँ का जो तापमान है वो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ये टेम्परेचर आप कह सकते हो। और इतना ज़्यादा यहाँ पर तापमान होने की वजह से ही जो इसके आसपास के यहाँ पर पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे वो सब गैस के फॉर्म में होते हैं, और गैस के फॉर्म में होने की वजह से हम इसको प्लाज्मा बोलते हैं। आपने प्लाज्मा के बारे में भी कई बार सुना होगा। बाकी दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, सन के अंदर में मेनली 6 लेयर्स होती हैं। कितनी? मेनली की बात कर रहा हूँ, 6 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर इसका कोरोना, ठीक है, एक यहाँ पर हो गया कोरोना। फिर उसके बाद में क्रोमोस्फेयर आपको देखने को मिल जाएगा। क्रोमोस्फेयर के बाद में फोटोस्फेयर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इसके बारे में मेंशन कर रखा है। फिर इसका मेन कोर वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। कोर वाले रीजन के बाद में कॉन्वेक्टिव जोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर एक होता है रेडिएटिव जोन, ठीक है, रेडिएटिव जोन आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई, 5वां और 6ठा, ये 6 मेन लेयर्स होती हैं सूरज की, ठीक है। क्रोमोस्फेयर क्या होता है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्रोमोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, ये ना फोटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर होती है। ये हमारा सन हुआ, सन के ऊपर ये जो आपको येलो कलर की लेयर दिख रही है ना, ये वाली डार्क येलो, ये है हमारा क्रोमोस्फेयर, ठीक है, जहाँ पर प्लाज्मा की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगी। फिर फोटोस्फेयर क्या होता है? फोटोस्फेयर यहाँ पर विजिबल सरफेस होता है सन का, जो ऊपर से हमें दिख रहा होता है ना, ये विजिबल सरफेस है सन का, ये बेसिकली हमारा फोटोस्फेयर कहलाता है। फिर उसके बाद में ये कॉन्वेक्टिव जोन होता है। कॉन्वेक्टिव जोन बेसिकली यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा। फिर रेडिएटिव जोन, यहाँ पर इसको अंदरूनी हिस्सा आपको इसका ये देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में बिल्कुल अंदर आपको जो बिल्कुल डार्क कलर का दिख रहा है, डार्क रेड कलर का, ये हमारा कोर वाला रीजन है, जहाँ पर सन अपनी सारी एनर्जी को जनरेट करता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के माध्यम से। फिर यहाँ पर ये जो ऊपर आपको लाइट दिख रही है ना, ये हमारा कोरोना होता है। ये सन का बाहर का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक हमारे पूरे स्पेस में फैला हुआ होता है। तो ये मेन 6 लेयर्स होती हैं। उसके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं, वो सब आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मेन 6 लेयर्स सन की यही होती हैं। तो दोस्तों जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो इसी तरीके से पूरे सन की स्टडी करने वाला है, ठीक है। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 7 पेलोड्स का हमने यूज़ किया है। वो 7 पेलोड्स कौन कौन से हैं? एक है VELC, देन उसके बाद में सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, देन उसके बाद में सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, देन आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, देन हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स, ये सारे के सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये 7 पेलोड्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और आदित्य L1 क्या क्या स्टडी करेगा? सन के कोरोना की। अभी ये सारी चीज़ें क्या थी ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, सन का कोरोना, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, सोलर विंड्स, फ्लेयर्स, इन सब चीज़ों का यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस करेगा। L1 पॉइंट पे लॉन्च करेंगे, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। L1 पॉइंट कहाँ पर है? तो इस प्रकार के हमारे 5 लैंग्रेंज पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर में।
तो जो L1 पॉइंट है वो हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट क्यों चूज़ किया गया है? क्योंकि जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई भी डिसरप्शन नहीं होगा। सैटेलाइट जो आदित्य L1 है वो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जाकर रुकेगा और वो डायरेक्टली सन की स्टडी करता चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि बीच में आपको पता ना ग्रहण पड़ता है, ये चंद्रमा बीच में आ जाता है तो एक ग्रहण लग जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया। सैटेलाइट को हमने सीधा बहुत दूर ले जाकर लॉन्च किया, जिससे कोई भी अगर बीच में ग्रहण वगैरह पड़ता है तो उसका असर हमारी सैटेलाइट की स्टडी के ऊपर नहीं पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है क्लियर हो चुकी है। क्या आज से पहले किसी और देश ने मिशन भेजा है? बिल्कुल, नासा ने पहला सूर्य मिशन जिसको नाम दिया गया था पायनियर 5, ठीक है, ये साल 1960 में भेजा था नासा ने, 1960 में ऑलरेडी भेज दिया था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में भेजा था। नासा के साथ मिलकर हेल्प लेने के बाद में जर्मनी ने अपना मिशन भेजा था। उसके बाद में यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने भी अपना जो पहला मिशन है वो नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। तो ये सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पर अपने मिशन भेज चुकी हैं। तो दोस्तों सूरज को जानने के लिए दुनिया भर में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसी अलग अलग जो स्पेस एजेंसी हैं, इन्होंने कुल मिलाकर 22 मिशंस ऑलरेडी यहाँ पर हमारे सूरज पर भेज दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो मिशन है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। तो ऑलरेडी 22 मिशन दुनिया भर से लॉन्च करे गए हैं। अब भारत की बारी है, भारत ने भी अपना आदित्य जो L1 है इसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। समझ गए? आई होप आपको दोस्तों ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब क्या है ना, आज के बाद ये आर्टिकल आने बंद हो जाएंगे। अब बीच बीच में कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन अब जैसे लगातार आ रहे थे वैसा लगातार आना बंद हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर इसको जानना ज़रूरी था। काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो वो सोचेंगे यार आपने दोबारा से बता दिया, लेकिन ज़रूरी है यार, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपको पता है तो थोड़ा सा आप इसको स्किप भी कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, फिर वो कहेंगे सर आपने इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल छोड़ दिया। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। इस वजह से, क्योंकि मैं बार बार आपको आदित्य L1 पढ़ा चुका हूँ, रटा चुका हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से, इस वजह से मैंने कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है सन के बारे में आपके साथ में शेयर की है, ताकि एक इंटरेस्ट जो है वो बना रहे और आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलती रहे। क्योंकि आज संडे में ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स आते नहीं हैं। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इनको ज्वाइन करने का। हमारे पेड ग्रुप के अंदर में आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यानी कि जैसे अभी हमने आदित्य L1 वाला डिस्कशन किया है, तो आदित्य L1 के पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है वो स्क्रीन पर जो आपने नीचे की साइड में देखा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से एक प्रिंटेबल फॉर्म के PDF में प्रोवाइड करवा दी जाती है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का अमाउंट बहुत ही कम है। आप बहुत आराम से, मतलब बिना कोई सोचे समझे भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जस्ट 499 रुपीज़ यहाँ पे इसका अमाउंट है। तो आप 499 में लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद आपसे दोबारा पैसे लिए जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं। 499 में आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर इसको ज्वाइन कर चुके हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पे आपको एक नंबर देखने को मिलेगा 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा। लेकिन पेमेंट करने से पहले आपके पास में एक और वो होगा कि आप आराम से डेमो देख सकते हो। आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उस पूरे डेमो वीडियो को देखना कि आपको क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद लग रही हैं उसके अंदर में, अपने आप को सेटिस्फाई करना, उसके बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। समझ गए? बाकी एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ना अगला आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हमने जो पहले आर्टिकल डिस्कस किया था GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक और स्पेस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। अभी आदित्य L1 के बारे में बात किया था, अब बात की जा रही है चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 3 को लेकर एक आर्टिकल आया है जहाँ पर बोला जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो हमारा विक्रम लैंडर लैंड कर गया था अच्छे से, उसमें से जो प्रज्ञान नाम का रोवर है वो निकल कर आया, चांद पर उसने घूमने का काम किया, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई कि क्या क्या चीज़ें चांद के ऊपर प्रेजेंट है। अब उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इसरो ने कल देर रात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर की है और बोला है कि जो प्रज्ञान है, जो प्रज्ञान यानी कि हमारा रोवर है जो चांद पर घूम रहा है, ये तो हमारा लैंडर है, लैंडर जो कि बेसिकली चांद पर उतरा है। और उस पॉइंट को कौन सा नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया दिया जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। तो ठीक है, इसको हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। तो शिव शक्ति पॉइंट से थोड़ी दूरी पर आप देख पाओगे तो 100 मीटर की दूरी पर ये जो प्रज्ञान रोवर है वो घूम रहा है। तो इस लैंडर से काफ़ी दूर पहुंच चुका है ये प्रज्ञान रोवर। इसने कई सारे रास्ते बदले हैं, बीच बीच में गड्ढे आ रहे थे, आपको पता होगा। एक आर्टिकल मैंने वो भी डिस्कस किया था, काफ़ी बड़ा गड्ढा आया था जिसकी वजह से इसको अपना रास्ता चेंज करना पड़ा।
नाउ फाइनली यहाँ पर इसरो ने बोल दिया है कि हमारे इस रोवर ने सारा काम कर दिया है, इसने अपना जो टास्क है वो सक्सेसफुली निभा दिया है और अब ये डीप स्लीप में जाने वाला है। और डीप स्लीप में क्या जाने वाला है, स्पेशली यहाँ पर इसको स्लीप मोड में सेट भी कर दिया गया है। तो चंद्रयान-3 का जो रोवर है इसने अपने सारे असाइनमेंट्स पूरे कर दिए हैं। अब इसको सेफली हम पार्क करने वाले हैं, चांद के ऊपर ही इसको रख दिया जाएगा, पार्क कर दिया जाएगा एक साइड में और उसको स्लीप मोड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये चले या ना चले वो आगे पता चलेगा जब चांद पर वापस से रोशनी पड़ेगी। और बोला जा रहा है कि चांद के ऊपर वापस से जब सनराइज़ देखने को मिलेगा, यानी कि चांद के ऊपर वापस अगर सूर्य का उजाला जब पड़ेगा तो वो होगा 22 सितंबर, और आज जो है बेसिकली वो हमारा केवल 3 सितंबर ही है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ख़राब हो जाएं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है अब आज से। ठीक है, तो इसको लेकर ये इसरो ने जारी करी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ में बोला है कि इस प्रज्ञान रोवर के अंदर में जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स हमने लगा रखे हैं, APXS और LIBS, ये 2 पेलोड्स हैं। जैसा अभी हमने आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड्स डाल के भेजा है ना, जिनका अलग अलग काम होगा, अलग अलग रिसर्चेस करने का, वैसे यहाँ पे हम लोगों ने रोवर के अंदर में 2 पेलोड्स का यूज़ किया था, APXS और LIBS। आपको मैं कई बार इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ। APXS रट जाना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और LIBS की फुल फॉर्म है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा है, आई होप आपको ये याद हो चुका होगा। तो ये जो दोनों ही पेलोड्स आपको देखने को मिलेंगे, ये दोनों बंद हो चुके हैं, अब इनको टर्न ऑफ कर दिया गया है और अब ये इन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन गेन करनी थी गेन कर ली है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लैंडर को भेज दिया। अब इस लैंडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पृथ्वी पर पहुंच रही है, स्पेशली बेंगलुरु के अंदर जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर। ठीक है, इसरो ने यह भी बोला कि इसकी जो बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज है, सब कुछ बढ़िया है। देखते हैं 22 सितंबर को जब धूप पड़ेगी वापस से चांद के ऊपर में, तो ये वापस स्टार्ट होगा या नहीं होगा। पॉसिबिलिटी हो और पॉसिबिलिटी ना भी हो, बट यहाँ पर आशा यही है कि ये वापस से अवेक करेगा, वापस से यहाँ पर ये स्टार्ट होगा जब ये सनलाइट चांद के ऊपर पड़ेगी तो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में निकल कर आई। आई होप गाइज आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। अब ऐसा तो नहीं है चंद्रयान-3 के बारे में आपको नहीं पता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों ने प्रॉपर डेटा इसको लेकर ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 3/4 भारत का इरीगेशन सोर्सेस हैं, ये देखो भारत के अंदर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर है। सबसे ज़्यादा जो लोगों को रोज़गार मिला हुआ है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिला हुआ है। खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा हो रही है इंडिया के अंदर में। अब खेती बाड़ी करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फसलों को ग्रो करने के लिए, वो है सिंचाई। जब तक पानी अच्छा नहीं डलेगा खेत में, क्या फसल उग पाएगी? नहीं। चाहे आप चावल ले लो, चाहे और भी बहुत सारे स्टेपल फूड्स ले लो जो कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है जिनका इंडिया में, उन सबको ग्रो करने के लिए हैवी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब भारत के अंदर में जो सिंचाई हो रही है, इरिगेशन हो रहा है, उसका 3/4 जो सिंचाई हो रही है वो बेसिकली बिजली के माध्यम से हो रही है, ऐसा यहाँ पर एक स्टडी ने बताया है। तो स्टडी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि 3/4 भारत का जो इरिगेशन है, इसके जो मेन सोर्सेस है वो बिजली के ऊपर चल रहे हैं। अब ये हुआ क्या एग्जैक्टली, मतलब क्यों अचानक से आर्टिकल क्यों लिख दिया गया? देखो होता यहाँ पर दोस्तों यह है कि एक सेंसस आता है, ठीक है, और उस सेंसस का नाम है माइनर इरिगेशन सेंसस। सिंचाई को लेकर एक सेंसस किया जाता है जहाँ पे सारी काउंटिंग की जाती है। तो ये छठा सेंसस आया है रिसेंटली, छठा सेंसस लॉन्च हो चुका है और इस सेंसस ने यहाँ पर ये बोला है पिछले कुछ समय पर हमारे देश में लगभग 23.14 मिलियन स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगी इरिगेशन से संबंधित, ठीक है। और इन स्कीम्स में से सबसे ज़्यादा जो स्कीम्स है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में है, 17.2% के आसपास। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, देन महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये स्टेट वाइज सारा डेटा है। सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन स्कीम्स कहाँ पर है, तो पहला उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। इस प्रकार से आपको ये जो स्टेट्स है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यूपी यहाँ पर लीड कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी की सिंचाई हो रही है, वो जो पानी का मेन सोर्स है वो है बिजली। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, ज़मीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसको निकाला जाता है अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से। तो मेनली सबसे ज़्यादा वाटर वहीं से निकाला जा रहा है, मेन सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा स्टडी ने बताया। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी रेलिवेंट चीज़ें जो दोस्तों पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट क्या मैं आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन यही है कि ये माइनर इरिगेशन स्कीम को किसने लॉन्च किया है, सीधा सीधा सवाल भाई पूछा जा सकता है 100%। ऐसे क्वेश्चन पहले अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो ये छठा सेंसस है माइनर इरिगेशन स्कीम का, इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पर मेनली फोकस क्या है, भारत के अंदर इरिगेशन यानी सिंचाई की जो प्रैक्टिस हो रही है उसको लेकर।
और इससे पहले ऑलरेडी 5 सेंसस हो चुके हैं, क्योंकि ये छठा सेंसस है तो ऑलरेडी 5 जनगणनाएं हो चुकी हैं जनगणना नहीं, 5 सेंसस हो चुके हैं। अब 5 सेंसस कौन कौन कब कब हुए हैं? 1986 से 87 में एक हुआ है, फिर 1993 से 1994 में, 2000 से लेकर 2001, 2006 से लेकर 2007, 2013 से लेकर 2014। अभी जो यहाँ पर सेंसस आया है बेसिकली यहाँ पर 2017 और 18 का रेफरेंस लेता है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास में जो टोटल माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, अच्छा पहले क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि माइनर इरिगेशन है क्या? अभी भी आपको सही से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ माइनर इरिगेशन स्कीम्स क्या होती हैं। माइनर इरिगेशन स्कीम वो प्रकार के इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, सिंचाई करने वाले प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पर हम लोग अपने धरती पर जो पानी प्रेजेंट है और धरती के नीचे यानी ग्राउंड वाटर के अंदर जो पानी प्रेजेंट है उस पानी का यूज़ करते हैं अपने कल्चरल कमांड एरिया को सिंचाई करने के लिए, इरिगेट करने के लिए। अब ये कल्चरल कमांड एरिया क्या होता है? ये एक वो एरिया होता है जिसको यहाँ पर एक स्कीम के माध्यम से इरिगेट किया जाता है, सिंचाई की जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एरिया कल्टीवेशन के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल फिट एरिया आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स होती हैं इनमें 2 बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं और 6 सब कैटेगरीज हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? ग्राउंड वाटर, यानी ज़मीन के नीचे से पानी जो निकालने वाली, यहाँ पानी निकालने के लिए बड़ी सारी स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगी, वो हमारी ग्राउंड वाटर स्कीम्स में, जहाँ पे डग वेल का यूज़ करते हैं, शैलो ट्यूब वेल्स, मीडियम ट्यूब वेल्स, डीप ट्यूब वेल्स का यूज़ किया जाता है। फिर आती है सरफेस वाटर स्कीम। सरफेस वाटर स्कीम में आपका सरफेस फ्लो, सरफेस लिफ्ट स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि बेसिकली धरती के ऊपर पानी प्रेजेंट है। तो माइनर इरिगेशन स्कीम्स, ये सिंचाई करने वाली जितनी भी योजनाएं, जितनी भी स्कीम्स हैं, ये हमारे फार्मर्स को कह सकते हो कंट्रोल वे में और बिल्कुल समय पर इरिगेशन करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग खेती बाड़ी करते हो तो हमारी जो अलग अलग वैरायटी की बीजें होती हैं, क्योंकि हम लोग बीज बो रहे हैं खेत के अंदर, जिससे हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करें एक बढ़िया फसल निकल कर आएगी। तो उस बीज की अगर एक बढ़िया फसल निकलवानी है, हाई प्रोडक्शन करना है हमें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी इरीगेशन सिंचाई की ज़रूरत है। उसके लिए यहाँ पर ये जो माइनर इरिगेशन स्कीम है ये समय पर हमारे फार्मर्स को कंट्रोल वे में और समय पर ये इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। ये जो स्कीम्स है लेबर इंटेंसिव होती हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, उसके बाद जाके इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब सिंचाई को लेकर सरकार ने ऐसे ऑलरेडी कई सारे इनिशिएटिव्स उठा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, फिर है मिशन काकतिया। इस प्रकार से और भी यहाँ पर इनिशिएटिव्स है जो कि बेसिकली हमारे इरिगेशन को लेकर बात करते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों यहाँ पर माइनर इरिगेशन स्कीम्स क्या हैं ये तो आपको समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है इस रिपोर्ट जो आई है इस सेंसस के अंदर में क्या क्या मेजर हाईलाइट्स हैं। जो टोटल माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, छोटी छोटी स्कीम्स हैं, छोटी छोटी ऐसे स्कीम्स हैं जो कि सिंचाई को लेकर काम कर रही हैं। ये हमारे देश में देखने को मिली हैं, जिसमें से जो 94.8% स्कीम्स है वो ग्राउंड वाटर स्कीम्स हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर से पानी निकालने वाली स्कीम्स हैं, और 1.21 मिलियन यानी 5.2% बेसिकली सरफेस वाटर स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगी। और जो डोमिनेंट वाले टाइप वाली जो स्कीम्स हैं उसमें आप देख पाओगे जो डग वेल्स हैं, जो हमारे डग वेल हैं, जो एक कुएँ हैं, ये इनका सबसे ज़्यादा शेयर आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसका शैलो ट्यूब वेल, मीडियम ट्यूब वेल्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन कौन से स्टेट्स टॉप कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं इन माइनर इरिगेशन स्कीम के अंदर में टॉप कर रहा है। सबसे ज़्यादा ऐसी छोटी छोटी स्कीम्स उत्तर प्रदेश में है, देन महाराष्ट्र में, देन मध्य प्रदेश में, देन साथ ही साथ में तमिलनाडु के अंदर। फिर इन स्कीम की ओनरशिप की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 96.6% जो माइनर इरिगेशन स्कीम है ये प्राइवेट ओनरशिप के अंदर में है, प्राइवेट बॉडीज़ को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, और ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर स्कीम्स हैं, ग्राउंड वाटर स्कीम्स में 98.3% जो स्कीम्स है वो हमारी प्राइवेट कंपनीज जो है उसको ओन कर रही हैं। और खासकर जो सरफेस वाटर स्कीम्स हैं, उन सरफेस वाटर स्कीम में 64.2% का जो शेयर है वो केवल प्राइवेट कंपनीज के पास में है। पहली बार यहाँ पर जेंडर को लेकर डेटा भी कलेक्ट किया गया है। बोला जा रहा है 18.1% जो इंडिविजुअल ओन स्कीम्स है वो यहाँ पर हमारी महिलाओं के थ्रू यहाँ पर ओन की जा रही हैं, ऐसा भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला जो सेंसस है ये बढ़िया से क्लियर हो चुका है। फिर बात आती है पॉन्ड्स की। इसी डेटा के अंदर एक बात और बोला गया, जो हमारे पॉन्ड होते हैं, जैसे झीलें होती हैं वैसे हमारे छोटे छोटे पॉन्ड बने हुए होते हैं। पॉन्ड की संख्या पिछले कुछ समय पर कम हुई है। पिछले 4 सालों में पॉन्ड की संख्या 82 लाख से घटकर 87 लाख से 87 लाख से घटकर 82 लाख पहुँच चुकी है, ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इंडिया के इरिगेशन सोर्सेस। सबसे ज़्यादा जो पानी निकाला जा रहा है उसके पीछे के जो यहाँ पर मेन सोर्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पर चीज़ें चल रही हैं, ऐसा भी यहाँ पर आर्टिकल में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं।
ना दोस्तों वर्ल्ड पेज पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, नो इनवाइट फॉर रशियन इन बेलारूस एनवॉइस टू नोबेल प्राइज सेरेमनी। अभी जल्दी क्या होगा, दिसंबर के समय पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, आपको पता होगा। नोबेल प्राइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा भी प्रीवियस ईयर के। तो जो हमारा नोबेल फाउंडेशन है, इन्होंने कल के दिन ये बात बोली है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया था कि रशिया और बेलारूस के एम्बेसडर को भी इस साल के नोबेल अवार्ड जो सेरेमनी होगी स्टॉकहोम में उसमें बुलाएंगे। इस डिसीजन से इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपने आप को रिवर्स कर लिया है, ये डिसीजन बदल लिया। और अब यहाँ पे नोबेल फाउंडेशन ने बोला है कि हम रशिया और बेलारूस इन दोनों ही देशों को नोबेल प्राइज़ के सेरेमनी में इनवाइट नहीं करेंगे, नहीं बुलाएंगे। अब क्वेश्चन है यहाँ पर क्यों, तो दोस्तों आपको पता होगा रशिया और बेलारूस ये दोनों आपस में दोस्त हैं, सगे भाई हैं, आप ऐसा कह सकते हो। अगर रशिया बेलारूस से कह दे कि हमारे में जुड़ जाओ तो बेलारूस जुड़ जाएगा, ऐसा यहाँ पर आपको इनका बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। दोनों की लीडर्स आपस में इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी है। बेलारूस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए, आपने पिछले कुछ समय पर इस यूक्रेन वॉर में देखा भी है। तो इसी यूक्रेन वॉर की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन वॉर, ये रशिया और बेलारूस को इनवाइट नहीं किया गया इस नोबेल प्राइज़ सेरेमनी के अंदर में। और ऐसे ही बिल्कुल ईरानियन एनवॉय के साथ में भी हुआ है, यानी ईरान के साथ में भी यही किया गया है। तो सेम डिसीजन ईरान को लेकर भी है। ईरान के अंदर भी हमने देखा काफ़ी तगड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे नज़र आया और उस प्रोटेस्ट की वजह से भी यहाँ पे ईरान के एनवॉय को अभी इसमें इनवाइट नहीं किया गया है। पिछले साल तो यहाँ पे इनवाइट कर लिया गया था इन सबको, बट इस साल यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया है। पिछले साल यहाँ पे जो पीस प्राइज़ सेरेमनी हुई थी, ठीक है, ओस्लो के अंदर में, स्पेशली नॉर्वे के अंदर में, वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था, बट अब की बार इनवाइट नहीं किया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसमें एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम के लिए आपने थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ के बारे में ज़रूर से पढ़ना है। एग्जैक्टली क्या है नोबेल प्राइज़, क्यों दिया जाता है, कौन से सेक्टर्स में दिया जाता है, भारत के कौन कौन से लोग हैं जिनको सबसे पहले, कौन से लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, ये बहुत रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ को लेकर एक अच्छा सा यहाँ पे आपको इन्फोग्राफिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली चीज़, इस नोबेल प्राइज़ को किसने एस्टेब्लिश किया है, तो एस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति हैं एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, जो डायनामाइट के इन्वेंटर भी हैं एल्फ्रेड नोबेल, जिनका फोटो आप यहाँ पर देख पाओगे। तो इन्होंने यहाँ पर इन नोबेल प्राइज़ को इन्वेंट किया है। बात क्लियर हो गई, या एस्टेब्लिश किया है, आप ऐसा कह सकते हो। अब ये जो प्राइज़ है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने यहाँ पर ह्यूमन काइंड के लिए कुछ किया हो, मानवता के लिए कुछ किया हो, सोसाइटी के लिए कुछ किया हो, कुछ हट कर किया हो, बेसिकली उनके लिए यहाँ पर ये जो अवार्ड्स है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो अवार्ड है नोबेल प्राइज़ अवार्ड, वो दिया गया था 1901 में, 1901 में। ये जो नोबेल प्राइज़ है दोस्तों, यहाँ पर ये अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं। ये जितनी फील्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, यही 6 फील्ड्स हैं एग्जैक्टली। इन 6 फील्ड्स में अवार्ड दिए जाते हैं। नंबर 1 फिजिक्स के फील्ड में, देन केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेस। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स के अंदर में ये नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये जो लास्ट के 3-4 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपसे ये पॉइंट देकर कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चन गलत करवाया जा सकता है। देखो, नोबेल प्राइज़ जो सेरेमनी होती है, जो पूरा इवेंट होता है, ये स्टॉकहोम और स्वीडन में होता है। स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा दिसंबर में हर साल। तो इस साल भी जो दिसंबर का महीना होगा उसमें स्पेशली स्टॉकहोम के अंदर में आपको ये प्राइज़ सेरेमनी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो स्टॉकहोम यानी स्वीडन वाली जो यहाँ पर ये सेरेमनी होती है, स्वीडन के अंदर जो इवेंट होता है ना, इस इवेंट में नोबेल प्राइज़ हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और साथ ही साथ में इकोनॉमिक साइंस को लेकर दिए जाते हैं। यानी इन 6 में से जो 5 प्राइजेस हैं वो यहाँ पर इसी वाले इवेंट में, स्वीडन वाले इवेंट में दिए जाते हैं। ठीक है, तो पीस वाला कहाँ पे दिया जाता है, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जो पीस वाला प्राइज़ है दोस्तों, ये स्टॉकहोम की सेरेमनी में नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो जो कि बेसिकली नॉर्वे के अंदर में है, स्टॉकहोम स्वीडन में है, ओस्लो नॉर्वे में है। समझ गए? तो जिस दिन यहाँ पर ये इवेंट चलता है स्टॉकहोम के अंदर, उसी दिन ये पीस प्राइज़ का भी सेम इवेंट यहाँ पे, लेकिन वो नॉर्वे में चल रहा होता है। तो पीस प्राइज़ ओस्लो में दिया जाता है और बाकी बचे हुए 5 प्राइजेस हैं वो यहाँ पर स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और हर एक जो नोबेल लॉरेट होता है जिसको ये प्राइज़ दिया जाता है, उसको एक गोल्ड मेडल, डिप्लोमा प्लस कुछ मॉनिटरी यानी पैसों का अवार्ड भी दिया जाता है। ये जो नोबेल प्राइज़ है ये यहाँ पर कह सकते हो कि अगर एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो आफ्टर डेथ भी कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं। आपको पता होगा इंडिया में कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो नोबेल प्राइज़ है ये आफ्टर डेथ नहीं दिया जाता, किसी की मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता। ये आपने ध्यान में रखना है। जो इंसान जीवित है उसी को यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। और उसके बाद में एक इंसान जिसको ये नोबेल प्राइज़ मिलता है वो यहाँ पर, या फिर कह सकते हो यहाँ पर 3 पीपल अपने नोबेल प्राइज़ को शेयर कर सकते हैं आपस में। ठीक है,
अप टू 3 पीपल कैन शेयर अ नोबल प्राइज अवार्ड बिटवीन दैम। अब बात आती है यहाँ पर इंडिया के एस्पेक्ट की, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। जो भारत के पहले इंडियन नोबल लॉरेट हैं, भारत में कौन से पहले व्यक्ति थे जिनको ये नोबल प्राइज़ मिला है, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको लिटरेचर की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था 1913 में, 1913 में। और पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबल लॉरेट कौन है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबल लॉरेट हैं मदर टेरेसा जी। मदर टेरेसा को शांति के लिए यानी पीस वाला जो अवार्ड है वो दिया गया था, वो भी 1979 के अंदर में। ठीक है, तो ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सारी डिटेलिंग्स मैंने आपको नोबल प्राइज़ को लेकर दे दी है। आगे आते हैं। कई बार क्वेश्चन उटपटांग से पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2008 में नोबल प्राइज़ को लेकर 2 सवाल पूछे थे। एक सवाल यहाँ पर यह था कि नोबल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट, यानी नोबल प्राइज़ जीतने वाले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स डी वॉटसन, इनको यहाँ पे कौन से एरिया में ये नोबल प्राइज़ दिया गया था, मेटलर्जी, मीटोलॉजी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या जेनेटिक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक्स। फिर उसके बाद 2008 में एक और सवाल पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट शेयर द नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स विद सन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला नोबल प्राइज़ शेयर भी किया जा सकता है। तो कौन से यहाँ पर कह सकते हो कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नोबल प्राइज़, जिनको फिजिक्स की कैटेगरी में मिला था, उन्होंने अपने बेटे के साथ में शेयर किया। यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए, मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टीन, उसके बाद विलियम हेनरी ब्रैग, एनरिको फर्मी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम हेनरी ब्रैग। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से अलग अलग हट के पूछ लिए गए हैं। वैसे हर साल नोबल प्राइज़ मिलते हैं, अभी नोबल प्राइज़ दिए जाएंगे, सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में आएंगे, तो काफ़ी सारे डिस्कशंस ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर करते हुए चलेंगे। अभी फ़िलहाल ये बेसिक डेटा था जो कि आपने पता होना ही चाहिए। आगे आते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है, अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अक्सर यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बनते रहते हैं। कर्नाटका एक नया एक्शन प्लान लेकर आने वाला है टू एड्रेस डेमेंशिया। जो डेमेंशिया प्रॉब्लम है, डेमेंशिया प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय पर दुनिया भर के अंदर में, जहाँ पर दिमागी संबंधित प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगती हैं। तो इसको लेकर एक नेशनल डेमेंशिया एक्शन प्लान जल्दी यहाँ पर तैयार करेगा कर्नाटका, जिसका मेन मकसद होगा कि डेमेंशिया को एक हेल्थ प्रायोरिटी के ऊपर रख कर डेमेंशिया वाली प्रॉब्लम को टैकल करना। इवन जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो नेम्स के साथ में एसोसिएशन कर रहा है। एसोसिएशन करने के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हो सारा एक्शन प्लान रेडी है और जल्दी कर्नाटका एक डेमेंशिया एक्शन प्लान लॉन्च करेगा, जिसमें डेमेंशिया से लड़ने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर उसमें होंगी। क्योंकि एक एस्टिमेशन, एक अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि साल 2016 के अंदर में जो डेमेंशिया है वो लगभग 88 लाख लोगों को था, 88 लाख लोगों को था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बढ़कर 2036 तक 1.7 करोड़ तक पहुँच सकता है डेमेंशिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने जानना होगा कि आखिरकार ये डेमेंशिया होता क्या है। दोस्तों, आपने डेमेंशिया पढ़ा होगा, एल्जीमर पढ़ा होगा, ये दोनों आपस में इंटरलिंक करके आप पढ़ सकते हो। तो जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो डेमेंशिया क्या है, एक प्रकार का सिंड्रोम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी कॉग्निटिव फंक्शन यानी दिमागी हालात हैं वो काफ़ी बेकार होने लगते हैं। जो हमारी क्षमता है सोचने की, थॉट प्रोसेस है, वो यहाँ पर बेकार होने लगता है। प्लस केवल थॉट प्रोसेस बेकार नहीं होता है, डेमेंशिया की वजह से एक इंसान की मेमोरी, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, ओरिएंटेशन, कॉम्प्रहेंशन की पावर, कैलकुलेशन की पावर, लर्निंग कैपेसिटी, लैंग्वेज, जजमेंट लेना, डिसीजंस मेकिंग करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बुरी तरह से अफेक्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, वो सही से यहाँ पर अपनी लाइफ के डिसीजंस भी नहीं ले सकता है। ठीक है, 65% जो टोटल डेथ हो रही है डेमेंशिया के अंदर में वो महिलाओं की हो रही है। महिलाओं को भी डेमेंशिया काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक डेटा निकल कर आया है कि डेमेंशिया पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को अफेक्ट कर रहा है, वेमेन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह, अगर किसी को डेमेंशिया हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस होगी, सोचने में काफ़ी कठिनाई होगी, सही से आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप कह सकते हो लैंग्वेज के अंदर इश्यूज़ होंगे, किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं दे पाओगे। तो ये सारी जो एबिलिटीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगी। एक इंसान की पर्सनैलिटी पूरी चेंज होने लगती है, डिप्रेशन में इंसान जाना पड़ लगता है, उसका मूड बार बार स्विंग होने लगता है, मूड कभी भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स है वो यहाँ पर डेमेंशिया में देखने को मिलेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि सर इतना तो समझ में आया, लेकिन इसके पीछे के मेन कारण क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों यहाँ पर डेमेंशिया इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। देखो, हमारे दिमाग में जो ब्रेन सेल्स हैं, वो ब्रेन सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं, जैसे वो ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे, उन सेल्स का बना रहना, उन सेल्स का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से हमारे सेल्स के बीच में कनेक्शन है और हम सारा काम कर पा रहे हैं। और जब ये ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएंगे तब डेमेंशिया हमें होने लगेगा। और ब्रेन सेल कैसे डैमेज हो सकते हैं,
मान लो किसी के सर में चोट लग गई, उसकी वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं, या कोई स्ट्रोक आ गया, या ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन के दिमाग के अंदर कोई गांठ है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये डेमेंशिया हो सकता है, या HIV इन्फेक्शन के माध्यम से भी ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को डेमेंशिया जैसी प्रॉब्लम से लड़ना पड़ सकता है। अब बात यह इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज के समय पर कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आप इसको बस खाली डेमेंशिया जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि जो इसको जड़ से ख़त्म कर दे। समझ गए। अब दुनिया भर का सिनेरियो क्या है डेमेंशिया को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ये बोली जा रही है, डेमेंशिया आज के समय पर जैसे दुनिया में सबसे बड़े जो मेन कारण हैं लोगों की मृत्यु के पीछे के, उनमें से 7वें नंबर पर सबसे बड़ा मेन कारण बना हुआ है, जो कि मृत्यु का है, डेथ का है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जितनी बीमारियाँ हैं उनमें से कहीं ना कहीं इसको एक बहुत ही खतरनाक कैटेगरी में रखा जा रहा है। लगभग कह सकते हो कि 55 मिलियन से ज़्यादा लोग, जिसमें से 8.1% वेमेन है, 5.4% मैन है, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, यानी बुजुर्ग लोग भी हैं। तो ऐसे 55 मिलियन से ज़्यादा लोग आज के समय पर डेमेंशिया के साथ में जी रहे हैं। ये नंबर कहीं ना कहीं बढ़ता चले जाएगा। 2030 तक 78 मिलियन, कहीं कहीं पर बताया जा रहा है करोड़ों में नंबर पहुंच जाएगा। करोड़ों में लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमेंशिया से अफेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। 2050 तक 139 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। समझ गए। और ये थोड़ा पुराने डेटा है, अभी कुछ लेटेस्ट डेटा है जो कि यहाँ पर बताते हैं कि ये डेमेंशिया अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है। WHO का जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं जो डेमेंशिया से पीड़ित हैं। 20.1 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो स्पेशली वेस्टर्न रीजन्स में सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। उसके अलावा यूरोपियन रीजन में भी आपको 14.1 मिलियन लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि आज के समय पर डेमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दुनिया भर का सिनेरियो था, ग्लोबल सिनेरियो, जिसको लेकर ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी आपने आज के न्यूज़पेपर से कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि वैसे तो संडे में फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन का पेज आता है, वो भी आज नहीं आया है। साइंस एंड टेक पर भी हमारे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। TB वगैरह को लेकर डिस्कशन किया गया है। अगेन वही सारे के सारे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो ऑलरेडी मैं डिस्कस करता हूँ, बस कुछ खास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि संडे में ऑलरेडी जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आर्टिकल्स हमारे कम देखने को मिलते हैं। नवाते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो UPSC ने 2010 में एक सवाल पूछा था, भाई जो किंग कोबरा है ये इकलौता सांप है जो कि अपने घोंसले को बनाता है, वो क्यों बनाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों? क्योंकि यहाँ पर किंग कोबरा एक ओविपेरस स्नेक है, ये अपने अंडे देता है घोंसले के अंदर में, और फिर उस घोंसले की सुरक्षा करता है जब तक उन अंडों में से दूसरे सांप पैदा नहीं हो जाते। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं किंग कोबरा को लेकर ये 3-4 बार UPSC सवाल पूछ चुका है। इस वजह से यहाँ पे कई सारे जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में लगातार मैं आपको पढ़ाता हुआ चले जाता हूँ, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ाता हुआ चले जाता हूँ। खैर अभी जो भी चीज़ होगी आगे न्यूज़ में मैं आपके साथ में डिस्कस करता रहूँगा। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।